Hello, good morning everyone. So I am back here again with the second part of the video of class 9th, and we were studying this first chapter of civics, that is democracy in the contemporary world. So earlier in this chapter we have read about the stories of Chile, in which a democratic government was overthrown by the military coup, and then again the democratic government was restored in that region. Similarly, we studied the political conditions of democracy in Poland as well, in that a party was in the power and it dominated the citizens, and then ultimately democracy was established in Poland as well by the efforts of Lech Walesa. We have studied in the earlier part of the video, and in that we have also studied the features of democracy, that is the two features of the democracy, that is a ruler should be chosen by the people. So, and the people should have the freedom to express their views, ideas. Alright. So in this part we will be studying about the process in the expansion of democracy, how the democracy was expanded to the other parts of the world. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है जो ये टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं, इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है डेमोक्रेसी बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है फैला था. ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक से और सेफ होंगे कोरोना से. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है डेमोक्रेसी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में धीरे धीरे और ज्यादा डेमोक्रेटिक होता गया बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वहां पर बिगिनिंग कैसे आई थी. ठीक, तो पहला जो है इसमें द बिगिनिंग, यानी किस तरह से जो है शुरुआत हुई थी. ठीक है, जैसा हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जो रूलर्स जो है वो पीपल के द्वारा चोजन होते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है लोगों को अपने व्यूज, अपने एक्सप्रेशंस को रखने का अधिकार होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789. This popular uprising did not establish secure and stable democracy in France. जैसा कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग उसका पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1789 में बहुत ही ज्यादा वहाँ पर रिवोल्ट्स हुए थे, बहुत ज्यादा वहाँ पर विद्रोह हुए हैं अपनी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए. ठीक है, बहुत सारे लीडर्स थे, बट वहाँ पे भी जो है फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है फुल्ली एस्टैब्लिश और सिक्योर गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी के वहाँ पे नहीं बन पाएगी. ठीक है, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी डेमोक्रेसी इन फ्रांस वाज ओवरथ्रोन एंड रिस्टोर्ड सेवरल टाइम्स. और 19th सेंचुरी में बहुत बार ऐसा हुआ था कि फ्रांस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू हुई थी. ठीक है, और वो ओवरथ्रोन भी हुई थी दूसरे पार्टीज के द्वारा, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और दोबारा वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हुई. उसी तरह अगर बात करें हम लोग ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो है रेवोल्यूशन जो डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत पहले ही हो चुका था. बट वहाँ पे जो प्रोग्रेस था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए वो इतना स्लो था कि उसको काफी ज्यादा टाइम लग गया था. In Britain, the progress towards democracy started much before the French Revolution. यानी कि 1789 से पहले से जो है वहाँ पे बहुत सिलसिले शुरू हो चुके थे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए. बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो. बट वहाँ पे प्रोग्रेस जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए बहुत ज्यादा स्लो था. Throughout the 18th and 19th century, series of political events to reduce the powers of monarchy and feudal lords. वहाँ पे जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी और जो फ्यूडल लॉर्ड्स का वहाँ जो पावर था वो धीरे धीरे इतना कमजोर होता चला गया था जैसे जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट्स
होते गए थे। जब डेमोक्रेसी के लिए जो विद्रोह हुए थे, वो इतने सारे विद्रोह हुए थे 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में, कि वहाँ की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, वो इतने कमजोर पड़ गए कि उनको जो है अल्टीमेटली हटना पड़ा था। The right to vote was granted to more and more people, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे मोनार्कियल और फ्यूडल लॉर्ड्स हटते गए थे, वहाँ पे लोगों को अपना सरकार चुनने का अधिकार मिल गया था, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे लागू होने लग गया था। और धीरे धीरे जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि पहले जो है डेमोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट होता भी है, बट फिर भी क्या होता है कि वहाँ पे लोगों को फुल्ली जो है वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यही कहता है कि लोगों को जो अपना राजा, अपना रूलर चुनने का अधिकार होना चाहिए, जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, यानी कि राइट टू वोट, यानी कि एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम होता है, वो एक बेसिक चीज होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। अगर वहां पे ये चीज लागू है कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वुमेन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो जैसा भी आदमी हो, उनको अगर उसको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, तभी हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जो है फुल्ली स्टैब्लिश्ड, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है फुल स्टैब्लिशमेंट हो चुका है। At the time of French Revolution, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776. उसी तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे जो अब अगर अमेरिका की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, यानी कि जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, वो भी जो है धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंस होने लग गई थी, इंडिपेंडेंट होने लग गई थी, ठीक है। और 1776 में in the next few years these colonies came to be known as United States of America। और जो कॉलोनीज जो धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंट होने लग गई थी, ठीक है, 1776 में जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस लागू हुआ था, जब कॉलोनीज धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई थी, तब अल्टीमेटली जो है वो सारे कॉलोनीज को बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया गया था। और वहाँ पे जो है 1787 में जो है वहाँ पे एक फुल्ली स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे लोगों को जो है बट वहाँ पे फिर भी जो है क्या हुआ था कि लोगों को मतलब पूरी तरह से जो है वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था। वो अल्टीमेटली हुआ था 1965 में, जब वहाँ पे जो ब्लैक लोग रहते थे, ठीक है, जो ब्लैक लोग थे, जो दूसरे जगह से आ रखे थे वहाँ पे और वहाँ जो बस गए थे, जब 1965 में जब उनको वोटिंग देने का अधिकार मिला था, तब जो है वहाँ पे एक फुल्ली स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू हुआ था, ठीक है। आई होप कि ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ताकि वहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक। और जो पीडीएफ मिला हुआ आपको इस चैप्टर का, उसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको और जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। Alright, so in the 19th century, struggle for democracy was centered around political equality, freedom and justice। यानी कि 19th century की अगर बात की जाए पॉलिटिकल इवेंट्स की, तो 19th century में पॉलिटिकल इवेंट्स बेसिकली वहाँ पे जो बेस थे वो थे तुम्हारे पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कहने का मतलब है कि सारे लोगों को जो है वोटिंग देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं लोगों के, वो उनको मिलने चाहिए, वोटिंग देने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, ठीक है। फ्रीडम एंड जस्टिस, यानी कि जो 19th सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी, जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए, वो बेस्ड था बेसिकली तुम्हारे पॉलिटिकल फ्रीडम पे, यानी कि उनको पॉलिटिकली सारे राइट्स मिलने चाहिए थे, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी कि पूरी उनको जो उनके बेसिक राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो उनकी फ्रीडम होनी चाहिए थी, उनको मिलना चाहिए था। और जस्टिस जो न्याय जो है वो उनके लिए जो है ज्यादातर वहां पे स्ट्रगल्स हुई थी यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी के लिए। वन मेजर डिमांड वाज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। और जो पहला जो बेसिक डिमांड था लोगों का उस टाइम पे, वो था तुम्हारा राइट टू वोट का सारे सिटीजन्स के लिए। Many European countries that were becoming democratic did not enable people to vote। और पहले जब 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए यूरोप में, तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक थी, ठीक है। जैसा कि हमारे इस मैप में पेज नंबर तुम्हारे 8 पे देखोगे जो मैप्स बने हुए हैं, उसमें यही शो किया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी थी, बट डेमोक्रेसी के नाम पे से वो डेमोक्रेसी थी और वो फुल्ली जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी। तो
जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी बिगिनिंग में यूरोपियन कंट्रीज में, वो डेमोक्रेटिक इसलिए सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेटिक लाती थी, बट वहाँ पे एक बेसिक चीज नहीं थी। वो थी क्या कि पीपल को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता था। इन सम कंट्रीज पीपल ओइंग प्रॉपर्टी राइट्स वर अलाउड टू वोट। और अगर कुछ कंट्रीज की बात की जाए यूरोपियन में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंट्री थे जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स होता था, उन्हीं को जो है वोटिंग देने का अधिकार होता था। ठीक है, वुमेन्स जो होते थे वहाँ पे, वुमेन्स को जो है वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था। क्लियर। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965। उसी तरह अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए, इंडिपेंडेंस तो उन्होंने 1776 में जो है पा लिया था। ठीक है, और 1787 में जो है उन्होंने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर लिया था, बट वहां पे भी जो है वोट देने का अधिकार लोगों को, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वो कब हुआ था, जो ब्लैक लोग थे वहां पे, उनको जो है पर्टिकुलरली वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। और वो कब हुआ था, वो 1965 में हुआ था, जब सारे लोगों को जो है वोटिंग देने का अधिकार मिल चुका था। दो स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट granted universally to all the adult citizens। और जो लोग, जो कंट्रीज जो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उनका एक ही मकसद था कि डेमोक्रेटिक कंट्री वो तभी कहलाए जब वहाँ पे सारे लोगों को जो है मैन वुमेन एडल्ट्स 18+ जो भी थे, जो भी वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वहाँ पे जो है सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, तभी वो एक कंट्री जो है फुली डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। और जब वोट देने का अधिकार की जो लोग बात करते हैं, उसको हम लोग वैसे अगर उसका एक वर्ड है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमें अपने वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी जो है एक कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहला सकती है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना एंड ऑफ कॉलोनिज्म। और उससे पहले एक और चीज देखा जाए, जो तुम्हारा पेज नंबर 11 पे जो एक चार्ट बना हुआ है, वहां तुम लोग देखोगे कि वहां पे एक लिस्ट दिया हुआ है और उसमें शो किया गया है कि सबसे पहले कौन कौन सी कंट्री जो है जिसने सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड जो है उसने 19th सेंचुरी से पहले ही जो है अपने वोट देने का अधिकार लोगों को दिया था, जो कि 1893 में जो हुआ था, यानी कि 1893 में जो है सबसे पहले न्यूजीलैंड में जो है लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था। धीरे धीरे जो है ये बाकी कंट्रीज में भी चलता गया था। ठीक है, आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसका है एंड ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कि कॉलोनीज का कैसे समापन हुआ था। और सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि कॉलोनिज्म कैसे समाप्ति हुआ था इस वर्ल्ड में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो। For a very long time, the most countries in Asia and Africa were colonies for a very long time under the control of European nations। यानी कि एशिया और अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि स्टार्टिंग में यूरोपियन नेशंस के कंट्रोल में हुआ करते थे। यानी कि यूरोपियन नेशंस के जो यूरोपियन नेशंस के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में अपना कॉलोनीज स्थापित कर दिया गया था। कॉलोनीज कहने का मतलब है, जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो था पहले ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री माना जाता था। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो है अलग अलग इंडिया में अपने अपने कॉलोनीज बना रखे थे। जैसे आज के टाइम में कॉलोनीज होते हैं, उसी तरह जो है कुछ एरिया को, जैसे मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, बॉम्बे हो गया, तो वहां पे अपने अपने कॉलोनी स्थापित कर दिए गए थे यूरोपियन नेशंस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वो भी एक यूरोपियन नेशंस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रिटिश के द्वारा जो है हमारा इंडिया में जो है कॉलोनियल फॉर्म में आ चुका था। यानी कि ब्रिटिश ने अलग अलग जगह पर इंडिया के अलग अलग पार्ट से अपने अपने कॉलोनी स्थापित किए थे। उसी तरह अफ्रीका और एशिया में जो ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे यूरोपियन नेशंस के लोगों ने कॉलोनीज अपना बना रखा था। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैड टू वेट स्ट्रगल्स टू अचीव देयर इंडिपेंडेंस। और जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के जो लोग थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया अपने इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, अपने आजादी के लिए। They not only wanted to get rid of their colonial masters but also wished to choose their future leaders। और
जो कॉलोनियल कंट्रीज थे, जो वहाँ के लोग थे, सिर्फ उनका यही मकसद नहीं था कि कॉलोनियल मास्टर से छुटकारा पाया जाए, वो ये भी अपनी इच्छा रखते थे कि उनको जो है अपना जो लीडर्स को चूज करने का मौका मिलना चाहिए। अल्टीमेटली जो है उनको भी जो है वोटिंग देने का अधिकार और अपने फ्यूचर लीडर्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए। Many of these countries became democracies immediately after the Second World War in 1945। और बहुत सारे ऐसे एशिया और अफ्रीका के ऐसे कंट्रीज थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1945 में एंडिंग हुआ था उसका, वहाँ उसके बाद जो है उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया था। ये एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कॉलोनियल कंट्रीज ने। बात की जाए घाना की, ठीक है, घाना एक कंट्री अफ्रीका में, वो पहले जो है ब्रिटिश कॉलोनियल नाम से, जो कि गोल्ड कोस्ट के ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर उस टाइम जो है बहुत मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट होती हुआ करती थी यूरोपियन नेशंस की। इट बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1957। और जो है घाना जो है गोल्ड कोस्ट जो पहले इसका नाम था वो इंडिपेंडेंट हुआ 1957 में। इट वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। और ये जो है बहुतों में से एक ऐसा कंट्री था जिसने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था यूरोपियन नेशन से। वहाँ पे एक लीडर था, वहाँ में एनक्रूमा, ठीक है, वहाँ पे एक लीडर था वहाँ में एनक्रूमा, जो कि एक सुनार का बेटा होता था और खुद एक टीचर था। वो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड करता था, बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उसने घाना के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक। और बाद में जो है उसको जब इंडिपेंडेंट हुआ था घाना, तो उसके बाद इसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और बाद में जो है ये प्रेसिडेंट भी बना था घाना का, ठीक है। और ये जो एनक्रूमा है ये बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू का, और ये भी जो है प्रेसिडेंट चूज किया गया था जवाहरलाल नेहरू की तरह, ठीक है। चूज हुआ मतलब ये भी चाहता था कि जो है पूरे हम लाइफ पूरे जिंदगी भर के जो है ये प्रेसिडेंट चूज होकर रहे। बट अल्टीमेटली जो है 1966 में जो है 57 में, तो 1957 में इंडिपेंडेंट हुआ था और ये प्राइम मिनिस्टर और अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट भी चूज हुआ था। बट 1966 में जो है इसकी गवर्नमेंट को जो है मिलिट्री कूप ने ओवरथ्रो करके अपना राज स्थापित कर दिया था, ठीक है। घाना की तरफ बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे अफ्रीका में जो अपना इंडिपेंडेंस अचीव किया था, ठीक है। और वहाँ पे जो है मिक्स रिकॉर्ड था उनका, यानी कि मिक्स रिकॉर्ड कहने का मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसे थे अफ्रीका की जो इंडिपेंडेंट हुई थी वहाँ पे और वो फुली इंडिपेंडेंट भी रही, और कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो इंडिपेंडेंट हुई बट दूसरे के द्वारा ओवरटेक कर लिया गया मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो डेमोक्रेसी हुए भी तो वो ज्यादा दिन तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह पाए, जैसे कि घाना के केस में हुआ था। 1957 में इंडिपेंडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर चूज हुआ था, प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बट अल्टीमेटली 1966 में जो है 8 साल के बाद, उस 9 साल के बाद जो है दोबारा वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया था और मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ पे लागू हो गई थी, ठीक है। तो बहुत मिक्स रिकॉर्ड थे वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज के। इंडिया में जो था पहले एक कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करता था ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पे यहाँ पे स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंट अचीव करने के लिए, और 1947 में अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, ठीक है। और वहाँ और धीरे धीरे जो है इंडिया ने प्रोग्रेस किया और यहाँ पे जो है फुली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित किया गया था। शुरू से यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे जो है एक बार इंडिपेंडेंट हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू हुआ, तो उसके बाद जो है दोबारा यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आई अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसे फेजेस। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रेसेंट फेज। सो देखा जाए तो जब 90s का सेंचुरी जब शुरू हुआ था, 19th सेंचुरी, तो बहुत ही बड़ा बदलाव जो है एक वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में चेंजेस आया था, ठीक है। The next big push towards democracy came after 1980s as democracy was revived in several countries of Latin America। यानी कि एक बहुत ही बड़ा चेंज कब आया था जब 1980s में, और जो लैटिन अमेरिका था यानी कि अगर ईस्टर्न यूरोप की बात की जाए जो कि लैटिन अमेरिका पहले कहलाता था, डेमोक्रेसी जो है बहुत सारे कंट्रीज में रिवाइव
हुआ था, यानी कि डेमोक्रेसी जो है बहुत सारे कंट्रीज में स्थापित किया गया था। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस। जब सोवियत यूनियन जो कि फॉर्मर यूएसएसआर कहलाता था, जो कि अब रसिया है, ठीक है, सोवियत यूनियन ने जो है बहुत ही, जब उसका ब्रेकअप हुआ था सोवियत यूनियन का, डिसइंटीग्रेशन मतलब जब उसका ब्रेकअप हुआ था, तब जो है डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो प्रोसेस था वो और ज्यादा तेज होने लग गया था, जैसे ही जो है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन यानी कि जब वो टूटा था। सोवियत यूनियन है जो आज के टाइम पे जो रसिया है, जो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो उसमें शामिल थे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जो है यूरोपियन नेशंस पे अपना कंट्रोल किया करते थे। वो इतने मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल सोवियत यूनियन उस समय मानी जाती थी, जो कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज जो अपना कंट्रोल किया करती थी, और एक कम्युनिस्ट पार्टी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी इनको कहा जाता था। पोलैंड जो है, उसी तरह पोलैंड जो था एक ऐसा कंट्री था, कम्युनिस्ट कंट्री था, जो एक लीडर्स, एक यूनियंस लीडर जो पार्टी होता था उसके द्वारा रूल किया जाता था पोलैंड, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करता था उस टाइम पे। और पोलैंड में और ज्यादा जो बहुत ज्यादा हाथ जो है सोवियत यूनियन का पोलैंड को कंट्रोल करने में था। और जो पोलैंड और बाकी जो कंट्रीज थे, ये सोवियत यूनियन से जब आजाद हुए थे 1980, 1989 एंड 1990 टाइम पे, तब वो जो है वो जो पोलैंड हो गया और जो बाकी कंट्री जब ये सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, तब जो है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट हुए थे और वहां पे डेमोक्रेसी धीरे धीरे स्थापित की गई थी, ठीक है। सोवियत यूनियन से ब्रोकअप इन 1991, और धीरे धीरे जो है अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था वो जो है 1991 में जो है फुली तरह से ब्रोकअप हो चुका था, यानी कि वो सोवियत यूनियन नाम का कोई उस समय चीज नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो थे वो सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो सोवियत यूनियन कंप्राइज 15 कंट्रीज, और 15 कंट्रीज का ये ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। ऑल दिस कंट्रीज, जो जितने भी कंट्रीज थे 15, इन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया था, ठीक है, 1991 में। Most of them became democracies. Thus, the end of Soviet Union control on East Europe and breakup of Soviet Union led to a big change in the political map of the world. और जैसे जैसे सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ और जब धीरे धीरे सारी कंट्री जो है उनसे 15 कंट्री जो है उनसे अलग होती गई, तब जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में। जब उसका कंट्रोल जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे, जब कंट्रोल सोवियत यूनियन का खत्म हो चुका था इस पे, और जब वो सोवियत यूनियन खुद ब्रेकअप हो चुका था, तब जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में। उसी तरह एक मेजर चेंज आया था इंडिया के नेबर्स में भी, ठीक है। उसी तरह इंडिया के जो नेबर्स थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, उनमें भी जो है बहुत ही बड़ा चेंजेस देखा गया था जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान थे, ठीक है, इन्होंने जो है मिलिट्री रूल से डेमोक्रेसी की तरफ ये बढ़ चुके थे, क्लियर, 1990s के टाइम पे। इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिट्री रूल टू डेमोक्रेसी 1990s, यानी कि 1990s के टाइम पे जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों कंट्री जो है जो पहले मिलिट्री रूल उन पे हुआ करता था, ये मिलिट्री रूल को खत्म करके डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ चुके थे। बट और जो नेपाल में जो उसमें किंग हुआ करता था, उसने भी जो है अपना सारा जो पावर था वो सारा पावर अपने आप को जो है वो दे दिया था उसने। और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किस, मतलब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट वहाँ पे अभी भी मोनार्कियल गवर्नमेंट हुआ करती, जो कि इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा चलाई जाती थी। वहाँ पे किंग तो था, अभी भी किंग है वहाँ पे, बट वहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है नेपाल का, ठीक है। तो उस समय ये था कि मोनार्कियल तो था, बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था नेपाल में, जिसके तहत लोगों को वोट देकर अपने सरकार को चुनने का अधिकार मिला। और वहाँ पे अभी भी जो है पाकिस्तान के नेपाल के अभी भी किंग भी है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे है। तो नेपाल में जो है जो उसका किंग था, उसने अपने पावर्स और बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और अपने पावर्स को सारा दे दिया था किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, और जहाँ सिर्फ वो नाम के एक किंग वहाँ पे हुआ करता था। बट अल्टीमेटली 1995 की बात है, ठीक है, जनरल मुशर्रफ जो है उसने जो है पाकिस्तान में दोबारा मिलिट्री रूल लागू किया। उसी तरह
2005 में जो किंग बना था नया नेपाल का, उसने क्या किया, उसने भी जो है सारा जो इलेक्टेड लीडर्स था, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको खत्म कर दिया और जो सारा पॉलिटिकल पावर था वो अपने हाथों में ले लेता। जो लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम जो मिली थी पहले, ठीक है, वो दोबारा उसने उनसे छीन लिया और दोबारा जो है अपना पावर खुद का चलाने लग गया था, ठीक है। बट 2006 की अगर बात की जाए, ये तो 1995 की बात थी, ठीक है, 2005 की बात थी। बट 2006 में जो है दोबारा पाकिस्तान में जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू किया गया था और उसी तरह नेपाल में भी जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू किया गया था, जिसमें जो किंग था उसने सारा पावर जो है लोगों के हाथ में दे दिया, ठीक है। वहां पे दोबारा जो है लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिला, जिससे उनको सरकार चुनने का अधिकार मिला, ठीक है। और उसी सेम कंडीशन जो है पाकिस्तान में भी देखा गया, जिसमें कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वहां पे लागू किया गया था, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लागू किया गया था 2006 में पाकिस्तान और नेपाल में, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। ऑलराइट, सो वी आर नाउ लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज बर्मा, यानी कि म्यांमार जो कंट्री था। देखो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज अभी बाकी हैं जहाँ पे लोगों को अभी तक फुल्ली तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं, उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, अपने राइट्स उनके बाद उनको नहीं मिला है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग वंचित हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज वंचित हैं जिनके पास फुल्ली मतलब पूरी तरह से उनको अधिकार नहीं मिला हुआ है, उनको अपने अभी असमंजस में अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उनके कंडीशन अभी भी बहुत सारे कंट्रीज के जो है वो अभी बहुत ही दुरुस्त है। म्यांमार जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, 1948 में जो है ये एक कॉलोनियल गवर्नमेंट से आजाद हुआ था, ठीक है, और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा था। बट अल्टीमेटली 1962 में क्या हुआ कि जो है जो डेमोक्रेटिक रूल था यहाँ पे वो उसको खत्म कर दिया गया था और जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, मिलिट्री कूप के द्वारा जो है इसको ओवरटेक कर लिया गया था। 1990 में जो है यहाँ पे पहली बार इलेक्शन हुआ 30 साल के बाद। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो कि एक पार्टी थी वहां पे, जो कि जो उसका लीडर हुआ करती थी वो थी आंग सान सूची, ठीक है, वो इस इलेक्शन को जीती थी। यानी कि जो नेशनल लीग फॉर एनएलडी जो पार्टी थी जिसका लीडर आंग सान सूची हुआ करती थी, वो इस इलेक्शन में जीती थी। बट अल्टीमेटली जो मिलिट्री लीडर्स थे उस टाइम पे, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते थे, उन्होंने जो है इस इलेक्शंस को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया गया था और अपने आप को जो है पावर से स्टेप डाउन होने के लिए उन्होंने मना कर दिया, यानी कि उन्होंने इस रिजल्ट को जो है बिल्कुल ही नेग्लेक्ट और इग्नोर कर दिया था। मिलिट्री पुट उसका क्या किया था कि जो मिलिट्री लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लीडर्स थे इंक्लूडिंग आंग सान सूची, ठीक है, और उसके जितने पार्टी के मेंबर्स थे उनको जो है हाउस अरेस्ट में डाल दिया, यानी कि उनको घरबंदी कर दिया गया था, उनको बाहर निकलने दिया जाते, अपने पावर का इस्तेमाल, उन्होंने पावर का अपने गलत इस्तेमाल किया और जितने भी वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, उनको जो है हाउस अरेस्ट यानी कि घर में बंद कर दिया गया था, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थे, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ते थे, ठीक है, जो उस समय थे वहां पे लोग, जिसको लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं, उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। यानी कि जो भी जो है मिलिट्री लीडर्स के खिलाफ या मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ जो सब बोलता था उसको जो है करीब 20 साल तक का पनिशमेंट जेल कर दिया जाता था या उसको जो है मार दिया जाता था। उसी तरह ऐसे करते करते जो करीब 6 से लेकर 10 लाख ऐसे लोग थे जो कि अपने घरों से उजड़ चुके थे या फिर उन्होंने सेंटर कहीं और ले लिया था, और उसमें जो है आंग सान सूची भी थे जो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में उन्होंने शरण लिया था। तो ये था हमारा म्यांमार का कंडीशन, जिसमें कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट, एक पहले डेमोक्रेटिक रूल था आजाद होने के बाद, बट 1962 में जो है इसको जो मिलिट्री गवर्नमेंट ने इसको ओवरटेक कर लिया और वहां पे अपना पावर उन्होंने काफी ज्यादा पावर जो है बहुत ज्यादा जमा दिया था। जिसमें जब इलेक्शंस हुआ था तो उस इलेक्शंस को भी जो है इन्होंने मानने से मना, जो रिजल्ट आया था इलेक्शंस का जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का जीत हुआ था, उस रिजल्ट को भी जो इन्होंने मानने से मना कर दिया गया था। और जितने भी लीडर्स थे, डेमोक्रेटिक लीडर्स थे,
इंक्लूडिंग आंग सान सूची, उन सबको जो है, और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक जो बंदे थे, जो उसके पर्सन थे, जो मेंबर्स थे, उनको भी जो है हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था। और जो भी इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो भी आवाज उठाता था या फिर जो भी जो एक्टिविस्ट थे पॉलिटिकल, जो भी उनके बारे में लिखते थे या फिर जो भी छापते थे, उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता था। यानी कि एक क्या है तो मिलिट्री अनार्कियल गवर्नमेंट वहां पे स्थापित हो गया था। ठीक है, तो आई होप जो मैंने अब तक आपको यहाँ तक पढ़ाया है ये टॉपिक्स, ठीक है, जो यानी कि फेजेस इन एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमने बिगिनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रिसेंट फेज, उसके बाद हमने पढ़ा था। तो जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है हो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिए। ठीक है, और इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग जो है इतना ही अभी पढ़ेंगे। बाकी जो पार्ट टॉपिक बचे हमारे इस चैप्टर के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपने पीडीएफ से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल स्टडी ट्रीट को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना जरूर से जरूर मत भूलिएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।